हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसकी बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हम होता क्या है, केमिकल काइनेटिक्स क्या ब्रांच है केमिस्ट्री की। देखिए, जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करती है तो रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इसे तो रिएक्शन कह रहे हैं कि व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। और जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो रिएक्शन को देखकर हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये जो रिएक्शन है वो किस रेट से प्रोसीड हो रही है, किस वेलोसिटी से चल रही है। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो रिएक्टेंट की क्या कॉन्सेंट्रेशन बची होगी और प्रोडक्ट की क्या कॉन्सेंट्रेशन बन गई होगी, है ना। रिएक्शन में हमें एनर्जी देनी पड़ रही है या रिएक्शन से जो एनर्जी है वो रिलीज कर रही है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रही है या नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस जब हमारे दिमाग में आते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे हम यहाँ पे, स्टडी करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स किस चीज से डील कर रही है? स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, या फिर आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द, और उन फैक्टर की बात करेंगे जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस केमिकल काइनेटिक्स में अपने चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की बात करेंगे। तो ये रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? व्हेन ए चेंज इनटू पी, जब कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कितनी रेट से, मतलब कितनी तेजी से, कितनी दर से, कितनी वेलोसिटी से, कितनी गति से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसे ही रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन में आगे समझने से पहले हम ने क्या किया है, रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन जो हमारी होती है ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर हमने डिवाइड किया है, कैटेगराइज किया है? ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट के बेस पे हमने रिएक्शन को डिवाइड किया। हमने कहा जो ये रिएक्शन होती है वो 3 टाइप की होती है। एक रिएक्शन होती है जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट रिएक्शंस। दूसरी कैटेगरी हमारी है जो होती है हमारी वेरी स्लो रिएक्शन, बहुत धीरे धीरे चलती हैं, कई बरस लग जाते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में, 100 साल लग गए, 300 साल लग गए, ऐसी रिएक्शन। एक होती है हमारी मॉडरेटली फास्ट रिएक्शन, ठीक है, मॉडरेटली फास्ट रिएक्शन या मॉडरेटली स्लो रिएक्शन भी कह सकते हैं, उनको फास्ट ना कहो, स्लो कहो, स्लो रिएक्शन। मॉडरेट मतलब बीच की है ये इन दोनों की, ठीक है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन वो कौन सी रिएक्शन है? जैसे ही आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, आपने मान लो AgCl लिया और उसके अंदर AgNO3 लिया, या आपने, हाँ चलो AgNO3 लिया, उसके अंदर आपने NaCl डाला, डालते ही आपने पलक झपकाई थी, फटाफट रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, जो एकदम हो जाती है, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड नहीं लगता जिन रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन आती है वेरी फास्ट रिएक्शन की कैटेगरी में। जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई, कंबशन रिएक्शन हो गई, आपने लाइटर ऑन किया, आग लग जाती है, आपको टाइम ही नहीं मिलता रिएक्शन का रेट निकालने का। तो ऐसी रिएक्शन की काइनेटिक्स को, उनके रेट को हम स्टडी नहीं कर पाते, हम उनको केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करते, इस चैप्टर में हम उनको स्टडी नहीं करेंगे। जैसे कि कंबशन रिएक्शन हो गई, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो गई। एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे कि मैंने पहले बताया, 100 साल तक चल रही है, 200 साल तक चल रही है, हमने रिएक्शन लगा रखी है, हम उसकी रेट को स्टडी कर रहे हैं। अब रिएक्शन 100 साल में पूरी होगी तो 100 साल तो बंदा भी नहीं जिएगा, है ना, इतने टाइम तो हम भी नहीं जी पाएंगे। तो फिर ऐसी रिएक्शंस का भी कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक टाइम में डेटा चाहिए जो हम प्रेजेंट कर सके किसी रिएक्शन के लिए। आप किसी को रिसर्च करनी है, वो 3 साल 4 साल किसी रिएक्शन की रिसर्च करेगा ना बेटा, 100 साल तक एक रिएक्शन को लेकर थोड़ी बैठा रहेगा, है ना।
तो क्या होगा यहाँ पे, जो वेरी स्लो रिएक्शन है, इन रिएक्शन की स्टडी भी हम केमिकल काइनेटिक्स के अंदर नहीं करने वाले। तो इसमें कौन सी रिएक्शन आती है, कोरोजन की जो प्रोसेस है, जो रस्टिंग की जो प्रोसेस है ना। रस्टिंग आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया था डिटेल में, और मैंने वहां बताया भी था कि जो रस्टिंग की प्रोसेस है बहुत धीरे धीरे होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है, सालों लग जाते हैं, राइट। तो ये जो रस्टिंग है ये एक वेरी स्लो रिएक्शन है। दूसरा वीदरिंग ऑफ रॉक होती है, जो ये जो पहाड़ हैं वो धीरे 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 टूटते रहते हैं, धीरे धीरे उनकी थोड़ा 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 थोड़ा, तो वीदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है, इट इज ऑल्सो अ वेरी स्लो रिएक्शन। एक और एग्जांपल आप देखते हो, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, इस रिएक्शन में भी काफी टाइम लगता है, इट इज वेरी स्लो रिएक्शन। तो इन दोनों रिएक्शन की हम स्टडी इस चैप्टर में नहीं करेंगे, इनकी हम केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ेंगे। हम किन रिएक्शन की बात करेंगे भाई, जो मॉडरेट रिएक्शन होगी, ना तो बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है, आराम आराम से चलने वाली रिएक्शन है। मॉलिक्यूलर रिएक्शन कह सकते हो आप इनको, जहां पर पुराने बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होंगे और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इतना ही टाइम हमें चाहिए स्टडी करने के लिए रिएक्शन के रेट को, जैसे कि अमोनिया का फॉर्मेशन, ठीक है, जैसे कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, और भी बहुत सारी रिएक्शन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। तो जो मॉडरेट स्पीड से रिएक्शन चल रही होती है, जिनकी स्पीड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां पर हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे रिएक्शन की स्टडी हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, और दीज रिएक्शंस आर मॉडरेटली स्लो रिएक्शन, राइट। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, रेट मैंने जैसे आपको बताया, रेट मतलब कि दर, किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। एक रिएक्टेंट है, किस रेट से, किस स्पीड से, कितना टाइम लेकर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने में कितना टाइम लग रहा है। या फिर मैं कहूं कि मान लो इस रिएक्टेंट की कुछ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन है, इसकी कुछ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। इनिशियली मैंने इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन ली, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन ली 10 मोल पर लीटर, मैंने इसको लिया, ठीक है। उस वक्त जो प्रोडक्ट होगा हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि प्रोडक्ट तो भी बनानी है, तो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। अब रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो थोड़े टाइम बाद, मान लो 3 मिनट बाद, क्या हुआ होगा, आर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई होगी ना बेटा, आर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई होगी। मान लो ये कितना रह गया हमारा, 8 रह गया, तो ये कितना बना होगा, 2 बन गया होगा, है ना। आपको कंजर्वेशन ऑफ मास पता है, जितना मास यहाँ कम होगा, जितनी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम होगी, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ेगी, कहीं गायब नहीं हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुई है तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन में धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी कि डिसअपियर हो रहा है। क्या हो रहा है, रिएक्शन में धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है। और ये क्या है, कितनी देर में डिसअपियर हुआ है, दिस इज द टाइम चेंज, दिस इज द टाइम चेंज, डेल्टा टी, है ना। दिस इज द T1 एंड दिस इज द T2। T1 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 थी, T2 पर 8 है। T1 पर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन 0 थी और T2 पर क्या है, 2 है। तो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, यहाँ पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा आर की कितनी हुई, आर की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज तो डेल्टा से शो करूंगी ना, R2 माइनस R1। और अगर मैं P की कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं तो P2 माइनस P1। बोलो ये बात समझ में आ रही है, P2 की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन P1 की कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर मुझे इसका रेट निकालना है, रेट क्या होगा, रेट मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट है वो डिसअपियर हो रहा है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर अगर मैं निकालूं तो वो कितना होगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन आर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर एंड चेंज डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। बोलो ये बात समझ में आ रही है, यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक है, समझ आ रही है ये बात, है ना।
और एक बात आप और देखो कि यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल किया मैंने, 8 माइनस 10 किया तो -2 आया, यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल किया तो यहां पर क्या आया बेटे, 2 आया। अब आप देख रहे हो यहां माइनस में वैल्यू आ रही है, यहां माइनस में वैल्यू आ रही है। रेट नेवर बी, यहां पर नोट करेंगे, रेट जो है नेवर बी नेगेटिव, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रिएक्शन तो प्रोसीड कर रही है। तो यहाँ पे इस एम्बिग्यूटी को चेंज करने के लिए, डिस्क्रिपेंसी को से बचने के लिए यहाँ पर हमने क्या कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया। माइनस साइन सिर्फ ये शो कर रहा है, माइनस साइन ये नहीं कह रहा कि रेट नेगेटिव है, माइनस साइन ये नहीं कह रहा कि रेट नेगेटिव है, माइनस साइन आपको ये बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन डिसअपियर हो रही है। क्लियर। और रेट को पॉजिटिव, अब आप देखो, अब आप देखो अगर मैं इस चीज को यहां रखूं, आ गया ना आपका पॉजिटिव रेट, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस रेट नहीं होता, इसीलिए मैंने यहां पर माइनस साइन लगाया है, डिसअपियरेंस को शो करता है ये माइनस साइन। रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आंसर में पॉजिटिव ही आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ आ गई ये चीज? क्लियर हो गया? अब हम रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करेंगे। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, किसका होगा अपीयरेंस, कौन अपीयर हो रहा है रिएक्शन के अंदर, भाई प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है ना, प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी अपॉन टाइम टेकन। डेल्टा टी का मतलब टाइम टेकन है, यहाँ पे कितना टाइम लगा है इस प्रोसेस में, डेल्टा टी तो टाइम लगा है, टाइम टेकन। बोलो ये चीज समझ में आ रही है? राइट। तो जो रिएक्टेंट वाला जो डिसअपियरेंस वाला है वहां पर नेगेटिव साइन ये कैरी करेगा और अपीयरेंस वाले में पॉजिटिव रहेगा। ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ये मैंने डिसअपियरेंस और अपीयरेंस की बात करी, अब मुझे सेम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन वही तो है कि जिस दर से ये डिसअपियर हो रहा है उसी दर से ये अपीयर हो रहा है, यही तो रेट है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ disappearance of reactant is equal to rate of appearance of product। बताओ ये समझ में आया? रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कहां से आता है, जितनी दर से डिसअपियर हो रहा है और वो जितनी दर से अपीयर हो रहा है, उन दोनों से आता है, और जितनी दर से ये डिसअपियर होगा उतनी दर से ये अपीयर होगा, इसीलिए यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, इसीलिए यहाँ पर इक्वल का साइन लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जितना डिक्रीज होगा रिएक्टेंट उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, ये क्लियर हो गया होगा। अब कुछ रिएक्शंस का हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखेंगे, राइट। जल्दी से आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। ओके, अब हम आगे की बात करते हैं। कुछ रिएक्शंस तो देखो बेटा ऐसी भी होती हैं हमारे न्यूमेरिकल्स में, हमारी बुक में, जिनमें कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होता, जिनमें कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। जैसे मैंने कहा एक रिएक्शन ले लेती हूँ, NO2 plus CO gives CO2 plus NO, all are gas। ठीक है, ये एक हमने रिएक्शन ली है, यहाँ पर NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपका नाइट्रोजन, जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये आपका बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबके बराबर है, 1 1 1 है। ठीक है, 1 1 1 है। मैम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात कहाँ से आई, अभी रुको, सबर करो, आगे हम वो भी बताएंगे, पहले हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। देखो यहाँ पर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन तो डिसअपियर होगी और इनकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन में अपीयर होगी, तो कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को? मैं आर से शो कर दूं, कोई दिक्कत? आर से मैं शो कर रही हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 की डिक्रीज हो रही है विद चेंज ऑफ टाइम, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन CO की डिक्रीज हो रही है, डिसअपियरेंस ऑफ C विद टाइम, change in concentration of carbon dioxide with time, and change in concentration of this nitrogen oxide with time। ठीक है,
देखो डिसअपियरेंस वाले में माइनस साइन लगाया है, अपीयरेंस वाले में प्लस साइन। भाई जितनी दर से NO2 कम हो रहा होगा, जितनी दर से CO कम हो रहा होगा, उतनी दर से तो CO2 बढ़ रहा होगा और NO बढ़ रहा होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दीज ना, दिस इज द रिलेशन। बताओ ये समझ में आया, क्लियर हुआ? अब मैं आपको एक रिएक्शन वो बताती हूँ जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट है। ये रिएक्शन तो बहुत फेमस है, पढ़ी है बहुत बार, देखी है, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिसअपियर होने का, आयोडीन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है डिसअपियर होने का, HI का रेट ऑफ रिएक्शन उससे दुगना है अपीयर होने का। जिस रेट से H2 और I2 डिसअपियर हो रहे हैं, HI उसके दुगने रेट से अपीयर हो रहा है रिएक्शन के अंदर। क्या ये क्लियर हो रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? इनका मतलब एक एक मोल डिसअपियर हो रहा है तो इसके 2 मोल बन रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये बात आपको समझ में आ रही है? डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करना होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से बेटा आप रिएक्शन को अपने उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को डिवाइड करोगे। देखो कैसे, H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 है, तो 1 को 1 से डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इसका लिखने चले, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद टाइम, माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है, इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 एंड हाफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा T। बताओ ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, जिस दर से ये डिक्रीज हो रहा है, जिस दर से ये डिक्रीज हो रहा है, उसके ही हाफ दर से ये प्रोड्यूस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, इसकी रेट को इक्वल करने के लिए, एम्बिग्युइटी से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। रेट एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसके पर्टिकुलर उसी के ही, मतलब जिस रिएक्टेंट के आगे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसे रिएक्टेंट को डिवाइड करेंगे, अगर प्रोडक्ट के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे। तो क्यों डिवाइड करते हैं हम? एक तो रेट में डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड डिफरेंस इन रेट, और दूसरा यूनिक, हर एक की रेट ऑफ रिएक्शन यूनिक होगी, किस चीज पर डिपेंड करेगी, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगी। ठीक है, देखो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंस को अवॉइड करने के लिए, यहाँ पर डिफरेंस था ना, हाइड्रोजन और आयोडीन जिस रेट से डिसअपियर हो रहे थे, ये उसके दुगने रेट से अपीयर हो रहा था। तो जब हमने यहाँ पे इक्वल में रखा था बेटा, इसको इक्वल करने के लिए, इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें डिवाइड करना पड़ा। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन देती हूँ, एक रिएक्शन है AA प्लस BB गिव्स स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ कोएफिशिएंट C है। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन मुझे लिखना है, कैसे लिखूंगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1 अपॉन A चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम। ये A सही लग रहा है, ये डेल्टा है बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम, -1 अपॉन B change in concentration of B upon time taken is equal to C change in concentration of C upon time taken, 1 upon D change in concentration of D upon time taken. This is the rate of reaction. rate of reaction लिखी मैंने इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। इस तरह से आप किसी भी इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं, जब मैंने आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस पढ़ाया था वहां मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कोई बात नहीं करी थी। जब मैंने आपको रेट ऑफ अपीयरेंस पढ़ाया था वहां स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कोई बात नहीं करी थी। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे केवल तभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को आप यूज करेंगे। जब आप रेट ऑफ अपीयरेंस लिखें या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखें, वहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल नॉट बी यूज्ड। याद रखेंगे, अगर मुझे कहा है एक रिएक्शन दी है, इसके लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ये लिखो, सॉरी इस वाली रिएक्शन के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI अगर मुझको लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, सीधा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI मुझे लिखने के लिए दिया है तो मैं क्या लिखूंगी,
HI की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन HI अपॉन टाइम टेकन। समझ आ रही है बात? ये तो बेटा जब कंपैरिजन आप कर रहे हो, है ना, कंपैरिजन कर रहे हो इसके रेट का इसके रेट का इसके रेट का, आपस में कंपैरिजन कर रहे हो, इक्वल में रख रहे हो सबको, तो उस डिफरेंस को हटाने के लिए आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करोगे। इंडिविजुअल के लिए आपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, और वो चीज क्या है? वो है यूनिट। हम यूनिट की बात करेंगे, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बात करेंगे? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको ये तो समझ में आ गया इतनी देर में, ये रिएक्शन लिखा है मैंने इतना अच्छा, इतनी देर में ये तो समझ में आ गया है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। क्लियर हो रही है बात? अब अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को, अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस किया हुआ है, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्टिव मास की फॉर्म में है, ठीक है, मोलैरिटी की फॉर्म में आप ले रहे हो, तो वहां पर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। और चेंज इन टाइम की क्या हो जाएगी? टाइम इनवर्स। टाइम, आप टाइम कह लो, सेकंड कह लो, मिनट कह लो, आर कह लो, आप जो भी कहें वो कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। अगर मैं टाइम को सेकंड लूं तो सेकंड इनवर्स, मिनट लूं तो मिनट इनवर्स, आर लूं तो आर इनवर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन, जो रेट ऑफ रिएक्शन की, जो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो प्रेशर की टर्म में ली हुई है, गैसियस रिएक्शन है, अगर वहां पर कैसी रिएक्शन है? गैसियस रिएक्शन है। इन केस ऑफ गैसियस रिएक्शन, तो यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रेशर की टर्म में यहां पे हमें एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। और वो कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर में क्या रिलेशन होता है ये आपको आइडियल गैस इक्वेशन से पता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालूं तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा? P अपॉन RT इज इक्वल टू N अपॉन V। बोलो, N अपॉन V क्या है? C है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, P इज इक्वल टू CRT। एक कांस्टेंट टेम्परेचर जहां R इज अ गैसियस कांस्टेंट, ये भी क्या है? कांस्टेंट है, तो प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह मैं पार्शियल प्रेशर उस गैस का लिख सकती हूं, तो वहां पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन प्रेशर। इन केस ऑफ गैसियस इक्वेशंस, जहां पर आपको क्वेश्चन के अंदर प्रेशर दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर की टर्म में एक्सप्रेस कर रखी है, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन हम इस तरीके से निकालेंगे, हम इस तरह से निकालेंगे। और प्रेशर आपका क्या होगा? यहाँ पर ATM में होगा, तो ATM में जब प्रेशर होगा तो यूनिट क्या हो जाएगी? ATM। प्रेशर तो ATM में है, ATM टाइम इनवर्स। तो आप ATM सेकेंड इनवर्स, ATM R इनवर्स, ATM मिनट इनवर्स, दीज आर द यूनिट ऑफ R। तो R की दो यूनिट है, जब आप एक्टिव मास की फॉर्म में ले रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में ले रहे हो, और जब आप प्रेशर की फॉर्म में ले रहे हो। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब हम करेंगे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, जिससे हम निकालेंगे, जिसकी हेल्प से रेट ऑफ रिएक्शन, अपीयरेंस, ये सब चीजें हम कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हमें दे रखा है कि गैसियस इक्वेशन है 2A कन्वर्ट इनटू 4B प्लस C, राइट। और हमें ये कहा है कि ये क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन हो रही है, इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है, क्लोज्ड वेसल में ही हो रही होगी, क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन हो रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज फाउंड टू इंक्रीज, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 5 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर 10 सेकेंड में इतनी हो गई। T इज इक्वल टू 0 में तो इसकी 0 थी, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 सेकेंड में इतनी हो गई। और इसने कैलकुलेट करवाया है हमसे,
कैलकुलेट करवाया है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। दूसरा इसने कहा है हमसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तीसरा बेटा क्या बोल रहा है ये, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालो। चलिए अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी मुझे निकालना है और मुझे यहां पर उस पर्टिकुलर टाइम में जो चेंज हुआ है उस बी का, अकेले बी का, किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं। वो ये नहीं कह रहा बी इसके रिस्पेक्ट में, बी इसके रिस्पेक्ट में, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहा। उसने मुझे बी की 10 मिनट पर 0 से जब 10 मिनट हम पहुंचे तो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी कैसे निकालूंगी? मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप इंडिविजुअल निकाल रहे हैं तो आपको क्या करना है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करना। आप कहोगे मैम यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 1/4, नो 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 नो, यहाँ पर आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करो क्योंकि आप किसी के रिलेशन में नहीं निकाल रहे, आपको पर्टिकुलर इसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर। उसने आपको क्या दिया हुआ है, उसने कहा है क्या होता है, अच्छा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, ये जो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, बी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टाइम टेकन। तो आपको दे रखा है ना बच्चे, ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इसने दे रखा है 5 × 10⁻³ और इसने टाइम टेकन भी दे रखा है 10 - 0 यानी कि 10। क्लियर हो रही है बात? इसने ये चीज हमें दे रखी है तो 10 ऊपर चला जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स, और ये टाइम सेकंड में था ना, जस्ट अ मिनट, 10 सेकंड दिया हुआ था बेटा, 10 सेकंड, तो यूनिट हो जाएगी सेकंड इनवर्स। ओके, दिस इज द आंसर। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी आ गया। अब हमें रेट ऑफ रिएक्शन कहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए लिखना है तो क्या लिखूंगी, -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम इज इक्वल टू, भाई इसमें तो लिखूंगी ना, इसमें तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकालूंगी, एक दूसरे से कंपेयर कर रही हूं ना, है ना। दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए नहीं निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन अब मुझे ये निकालना है, और रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। क्योंकि पूरी रिएक्शन के लिए मैं रेट निकाल रही हूं तो मैं कंपेयर करूंगी, यहाँ पे पूरी रिएक्शन के लिए रेट निकाल रही हूं तो कंपैरिजन वाला फॉर्मूला यूज होगा। ये पर्टिकुलर अपीयरेंस था तो यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं हुआ था, यहाँ यूज होगा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डेल्टा बी है मेरे पास 5 × 10⁻³ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 1 = 4, बच गया 1, लगा कि 8 और 1.25 × 10⁻⁴ यही आना चाहिए, यस। और यूनिट तो यही होगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, समझ आ गया। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे निकालेंगे, क्लियर है। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए पूछ रहा है। अब आप कहोगे मैम डिसअपीयरेंस ऑफ ए हम ऐसे करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, आपने तो कहा था डिसअपीयरेंस में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लेना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम ले लो, आप, मैंने यही बोला था आपको। लेकिन बेटा क्या आपको यहाँ पर ए से रिलेटेड कुछ क्वांटिटी दे रखी है? कुछ भी नहीं दे रखा। आप ए किससे निकाल रहे हो, आप ए यहाँ से इसकी हेल्प से निकाल रहे हो। तो जब इसकी हेल्प से निकालोगे तो इस रिलेशन को ही तो यूज करके निकालोगे, इसकी हेल्प से निकालोगे तो इस रिलेशन को ही यूज करके तो निकालोगे। मैं तो इस रिलेशन को यूज करके निकालूंगी तो मुझे तो यही पुट करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है ये बात, मुझे तो यही पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको लिखूं 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑन बी डेल्टा टी इज इक्वल टू, सॉरी ए की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है मुझे, और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ये से गया, ठीक है, ये से गया। आप कहोगे मैम माइनस साइन मैंने लगा दिया। इट इज अ डिसअपीयरेंस, माइनस का मतलब तो डिसअपीयरेंस ही है ना, और मुझसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ही पूछा है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं डायरेक्ट लिख लूं 5 × 10⁻⁴, आंसर क्या आ जाएगा सर,
2.5 into 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. दिस विल बी द आंसर. दिस विल बी द आंसर. 2.5 into 10. यस, समझ आई ये बात? क्या ये बात समझ आई? कहाँ आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करना है, कहाँ नहीं करना है. अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन को ही यूज करके, इस इक्वेशन को यूज करके सारी चीजें निकाल रहे हो, तब तो आप यूज करोगे, क्योंकि आप कंपेयर करके निकाल रहे हो. अगर आप इंडिविजुअल निकाल रहे हो, तब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज नहीं करोगे. तो जल्दी से करें इसको कॉपी, उसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम ट्राई करते हैं. चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, the rate of formation of nitric oxide in the following reaction is 3.6 into 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. तो रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है हमें नाइट्रिक ऑक्साइड का. रिएक्शन क्या है? 4 मोल ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 4 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड 6 मोल ऑफ H2O. ठीक है, बताना क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 बताना है. O2 का डिसअपीयरेंस बताना है, नाइट्रिक ऑक्साइड का अपीयरेंस गिवन है. तो हमें क्या दे रखा है बेटा? हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है रेट ऑफ अपीयरेंस. और रेट ऑफ अपीयरेंस बार बार बता चुकी हूं, सिंगल का अपीयरेंस दे रखा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वहां इन्वॉल्व नहीं करोगे. हमें दे रखा है इसने चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विद गिवन टाइम इज इक्वल टू 3.6 into 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. अब मुझे O2 का डिसअपीयरेंस चाहिए. तो मुझे पता है कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन का लिख लूं तो सब आपस में एक दूसरे से रिलेट हो जाएंगे. भाई रिलेशन निकाल रहे हैं ना हम, तो सब आपस में क्या हो जाएंगे? रिलेट हो जाएंगे. तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं लिखने के लिए चलूं, सारी रिएक्शन, पूरी रिएक्शन के लिए रेट लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, कि मैं यहाँ पे आपको लिख कर दिखा रही हूँ. क्वेश्चन में आप कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, टाइम टेकन, माइनस का साइन लगेगा, डिसअपियर हो रहा है. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन डेल्टा टी, और अपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गिवन टाइम, H2O की कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन गिवन टाइम. तो ये हमने इस पूरी रिएक्शन के लिए क्या लिख लिया? रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया है. लेकिन मुझे कंपेयर किसको करना है? मुझे O2 और NO को कंपेयर करना है. तो अगर मैं सिर्फ इतना लिख लेती तो भी मेरा काम चल जाएगा. तो न्यूमेरिकल में आप इतना ही लिख लें. आप ऐसे लिख लें कि ठीक है. अब आपको क्या पूछा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन पूछा है. रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है बेटा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन ये है. ये पूछा है आपसे. 5 को उधर ले जाओ. और ये आपको देखो, ये आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है. तो क्या हो जाएगा? 5/4 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर -3. इसको सॉल्व करेंगे 9 जा चला जाएगा, ये 0.9 आ गया यहाँ पे, और ये हो गया 4.5. 4.5 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. चेक कर लेती हूँ एक बार आंसर. 4.5 इंटू 10 की पावर -3. यस, दिस इज करेक्ट. आई होप आपको अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन निकालना और कैसे न्यूमेरिकल में इसको अप्लाई करना है ये आ गया होगा. आज हमने स्टार्ट किया था अपना केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर, और उसके अंदर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया और रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा. इससे आगे हम बात करेंगे फिर ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन की. आई होप आपको इतना पोर्शन इस चैप्टर का बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. और अगर आपका कोई भी डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच.